हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर में दो नैरेटिव इस टाइम पे चल रहे हैं। और अगर आप किसी भी बैंक में इन्वेस्टेड हैं, कोई कमर्शियल बैंक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस सेंस में होने वाला है बिकॉज आपको शायद पता भी नहीं चल रहा है, आप बस एक नैरेटिव में फंसे हुए हो कि लार्ज कैप है, कमर्शियल बैंक्स हैं, दे वोंट गो बस्ट, तो यहाँ पे हम पैसा बना ही लेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। विच माइट बी ट्रू, बट एक फंडामेंटली एक चीज़ ऐसी चेंज हो रही है इंडस्ट्री में जिसकी बात मैं बहुत टाइम से कर भी रहा हूँ। पिछले जब से मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये बात मैं कर रहा हूँ कि डिपॉजिट का कॉस्ट बढ़ रहा है, सेविंग्स का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। जो हमारे पेरेंट्स थे मोस्टली वो एफडी में पहले इन्वेस्ट किया करते थे। मैंने तो आज तक कभी एफडी कराई नहीं है। तो अब जो नई जनरेशन है वो आई डोंट थिंक वो एफडी को इतना प्रेफर करेगी। 6-7% ऑफ रिटर्न्स किसी को नहीं चाहिए। तो वो म्यूचुअल फंड में मोस्टली पार्क करके रखते हैं अपना मनी। पार्क मीन्स एसआईपी करते हैं, तो वो म्यूचुअल फंड पे चला जाता है पैसा। उसका भी एक अलग एंड वी कैन डिस्कस अबाउट इट कि वो म्यूचुअल फंड में जब पैसा जा रहा है तो एट द एंड वो बैंकिंग सिस्टम में ही है, वो डिपॉजिट में ही घूम रहा है बैंकिंग के। लेकिन वो डिफरेंट काइंड ऑफ डिपॉजिट होता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो इस टाइम पे बैंकिंग अगर ऑफ कोर्स बहुत लोग होते हैं जो फाइनेंशियल जो ये कमर्शियल बैंक्स है उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं ये सोच के कि ये रिटर्न्स बना ही देंगे। बट अभी क्या चल रहा है, दो नैरेटिव है। ठीक है, अब हम इसको पूरा मतलब स्टार्ट से समझेंगे कि ये हो क्या रहा है। तो जैसे मैंने आपको बंधन बैंक वाली वीडियो में बताया था, जो मैंने वीडियो बनाई थी, कि इस टाइम पे एक इकोनॉमी में एक जो शिफ्ट चल रहा है। बिकॉज पहले क्या हुआ था, जो शक्तिकांता दास जी थे, जो आरबीआई के फिर पुराने वाले गवर्नर थे, उन्होंने रेट्स बढ़ाए। बिकॉज आरबीआई आपका रेपो रेट सेट करता है। रेपो रेट इज़ द रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स टेक आउट मनी फ्रॉम द आरबीआई। वो आरबीआई से मनी को रेज करते हैं उस इंटरेस्ट पे। मीन्स अगर ओवरनाइट ऑपरेशन है, जैसे मैंने आपको वेरिएबल रेपो रेट बताया था, ओवरनाइट ऑपरेशंस है या 7 डे का है या 15 डे का है, मतलब 7 डे के लिए किसी बैंक को पैसा चाहिए आरबीआई से या 15 डेज के लिए किसी बैंक को पैसा चाहिए आरबीआई से, तो वो रेपो रेट जो होता है, जैसे अभी 6.25 है, पहले 6.50 था, जो कट हुआ था 25 बेसिस पॉइंट से, तो अब 6.25 है जो रेपो रेट है। उसका मतलब क्या है, लोग बस थोड़ा मतलब बहुत लोगों को पता भी होता है इसका मतलब, बट बहुत लोग सिर्फ उनको इतना समझ आता है कि यार रेपो रेट अगर कम होगा, इंटरेस्ट कम होगा इकोनॉमी में और स्टॉक मार्केट बढ़ेगा, उनको बस ये लिंक समझ आता है। लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग रेपो रेट की भी नहीं है किसी को, बहुत लोगों को नहीं होती है। तो रेपो रेट वो रेट होता है एट विच कमर्शियल बैंक्स टेक मनी और बोरो मनी फ्रॉम द आरबीआई। ठीक है, अब वो ओवरनाइट हो, 15 डे के लिए हो, 14 डे के लिए हो, सॉरी 14 डे के लिए हो, 7 डेज़ के लिए हो, 28 डेज़ के लिए हो, इट डिपेंड्स कि वो कितने, बट मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, तो जब इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा था, आरबीआई हर एमपीसी मीट में आके अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही थी, तो उसके साथ साथ वो लिक्विडिटी को भी बहुत टाइटन कर रही थी। मींस बैंक के पास पैसे ही नहीं थे लेंड करने के लिए। फिर अब अप्रैल पिछले साल अराउंड इसी टाइम पिछले साल जो आरबीआई है वो बैंक्स को नोटिस भेजने लगा कि आपका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, कि वो बहुत हाई हो रहा है। मीन्स आपका 80% से ऊपर जा रहा है, तो आपको क्रेडिट ग्रोथ रोकना है। ठीक है, तो अभी हम पूरा समझेंगे डिपॉजिट फंक्शन कैसे करते हैं। और बिना डिपॉजिट के लोन ग्रोथ नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि लोन ग्रोथ पहले होता है, डिपॉजिट बाद में आता है। नहीं, कोई भी अगर कमर्शियल बैंक है या कोई भी बैंक है, जब जो डिपॉजिट ले सकता है ऑफकोर्स, तो जब वो ग्रो करता है, जब वो आगे लोन देता है, तो उसके बैक ऑफ द माइंड में एक चीज़ होती है कि मेरे पास कितना डिपॉजिट है। अगर मेरे पास 100 रुपीज़ का डिपॉजिट है, तो आरबीआई वोंट अलाउ मी टू लेंड मोर देन 80 रुपीज़। कोई रेगुलेशन, कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है, बट एक नोटिस आ जाएगा। अगर आपने 100 रुपीज़ का डिपॉजिट है, आपने वो 100 रुपीज़ यूज़ करके 95 अगर लेंड कर दिया, तो आरबीआई को एक प्रॉब्लम हो जाएगा उससे। आपने अगर 105 कर दिया, फिर तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। 105 लेंड कर दिया एज अगेंस्ट योर 100 रुपीज़ ऑफ डिपॉजिट्स, तो वो चीज़ आरबीआई को पसंद नहीं आती है। और बहुत बैंक्स का इस टाइम पे हाई है, पर्टिकुलरली एचडीएफसी का अगर मैं कमर्शियल में बात करूँ, और आईडीएफसी का भी हाई है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि सिचुएशन कैसे इवॉल्व हुई। ठीक है, फिर जब नए गवर्नर आए, ये चीज़ मैं थोड़ा डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में बंधन बैंक वाले में, तो इसमें मैं बहुत ओवरव्यू हल्का सा दूंगा। तो जब से नए गवर्नर आए हैं, उनको एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि कॉस्ट ऑफ देर इज़ अ कॉस्ट ऑफ सेफ्टी। मीन्स जब इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी तो हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए कि यार ठीक है, माना कि अनसिक्योर्ड सेगमेंट में, क्रेडिट कार्ड वगैरह में, पर्सनल लोन में बहुत ग्रोथ आ रहा था, और एक डर था कि यार ये एनपीएज ना हो जाए। माइक्रो फाइनेंस में बहुत स्पीड से लोन बढ़ रहे थे, तो डर था एनपीएज ना हो जाए। ठीक है, एक राइजिंग इकोनॉमी में जब रिस्क आप ले रहे हैं तभी आपका ग्रोथ भी बनेगा, लेकिन आपने वो रिस्क लेने का मौका ही नहीं दिया आरबीआई ने।
इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिए, लिक्विडिटी भी कम कर दी, तो बैंक्स के पास लेंड करने के लिए नहीं बचा। अब लेंड करने के लिए जब नहीं बचा तो आपने देखा होगा पिछले क्वार्टर में 10.4% के अराउंड सिस्टम की पूरी जो लोन ग्रोथ थी पूरे सिस्टम वाइड सिर्फ इतनी थी, और ये बहुत कम है। मींस आपको 12, 13, 14% के अराउंड आपको ग्रोथ चाहिए अगर इकोनॉमी को अच्छे से करना है और जॉब्स क्रिएट करनी है, जो जिसे हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर आप बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स और आरबीआई के अलावा पैसा कोई क्रिएट नहीं कर सकता है। आपको अगर लोन चाहिए, आरबीआई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे, कमर्शियल बैंक, आपने आपके पास 100 रुपये हैं लेट्स से, और आपने 50 रुपीज़ का लोन लिया, ठीक है, एचडीएफसी बैंक से लिया, उसने 50 रुपीज़ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए एज अ लोन, ठीक है, आप उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट आपके पास आज की डेट में जो 100 रुपीज़ थे अब वो 150 हो गए, तो मनी वहाँ से क्रिएट हुआ, राइट। अब आप लेट्स से 50 रुपीज़ आपके पास हुए, आपने घर जाते हुए, अब आपके बच्चे हैं, आपने उनके लिए बैलून खरीद लिया, कुछ भी, लेट्स से एक कोल्ड ड्रिंक खरीद ली, सॉफ्ट ड्रिंक खरीद ली, तो अब वो पैसा शॉपकीपर पे चला गया, तो दैट इज़ अ मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। वैसे ही मनी क्रिएट होता है इकोनॉमी में, और वैसे ही मनी, पैसे से पैसा बनता है, पैसे से पैसा बनता है। इसीलिए मैं पहले भी बंधन वाली वीडियो में भी कहा था, जब आप लिक्विडिटी इंजेक्ट करता है आरबीआई, तो वो ऐसा नहीं है कि एकदम से सिस्टम में ओके हम पे पूरी लिक्विडिटी हो गई, हम सरप्लस में चले गए एक दिन में, ऐसा नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मीन्स हाँ 1-2 महीने, 3 महीना, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर आप कह सकते हो, इसके बीच में ऑन एन एवरेज टाइम लगता है मनी को पूरे सिस्टम में फैलने में, आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो ऑन वन हैंड इस टाइम पे ये नैरेटिव चल रहा है कि, एंड विच इज़ ट्रू, इसमें कोई गलत बात नहीं है, सारे एनालिस्ट बैंक्स को प्रिफर कर रहे हैं इस टाइम पे, सब ओवरवेट हो रखे हैं बैंक्स को लेके, कि बिकॉज आरबीआई ने भी बोला कि देयर इज़ अ कॉस्ट टू सेफ्टी, कि मतलब हम इतना भी स्लो नहीं चल सकते हैं, इतना ज़्यादा रिस्क की चिंता करके लिक्विडिटी को कम नहीं कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने प्रॉमिस भी किया है काइंड ऑफ कि यार वी विल इंश्योर कि देयर इज़ ड्यूरेबल लिक्विडिटी इन द सिस्टम, मीन्स कोई ओवरनाइट 5 डे, ओवरनाइट 7-14 डेज के लिए नहीं, ड्यूरेबल मतलब फॉर द लॉन्गर टर्म हम लिक्विडिटी रखेंगे सिस्टम में, ताकि लोन ग्रोथ जो कमर्शियल बैंक्स पैसा जनरेट कर रहे हैं, मनी जनरेट कर रहे हैं बाय गिविंग आउट लोन्स टू डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सेगमेंट्स, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, स्लो डाउन ना आए, जो अभी तक चल रहा था, ठीक है। तो ये एक ही नैरेटिव है जो बुलिश साइड ऑफ नैरेटिव है बैंक्स को लेके। लेकिन एट द सेम पॉइंट जो बियरिश नेगेटिव, जो बियरिश आर्ग्यूमेंट है बैंक्स को लेके उस टाइम पे, आज मैं उसको डिस्कस करूंगा, बिकॉज ऐसा नहीं है ना कि अच्छा नहीं होगा ऑन माई पार्ट ऑल्सो, फॉर माई कॉन्शियंस ऑल्सो, कि मैं सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बैंक के बारे में बताऊं, और जो स्ट्रगलिंग जो चीज़ें चल रही हैं किसी बैंक को लेके उसके बारे में कोई डिस्कशन ना हो। तो हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव साइड से। मैंने बैकग्राउंड दे दिया कि पॉजिटिव साइड में इस टाइम पे बैंक में क्या चल रहा है, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीज़ें गलत नहीं है, झूठ नहीं है, वो एक्चुअली में हैं। लेकिन नेगेटिव साइड का भी सेम हाल है। तो हम पहले पढ़ेंगे कि उदय कोटक ने क्या कहा, मिस्टर उदय कोटक ने क्या कहा, और वहाँ से आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको जिस्ट समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और फिर आप अपना डिसीजन उस हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कितना कंफर्टेबल लग रहा है कोई भी बैंक, उसको कंसिडरिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ इट। तो अपनी स्क्रीन पे देखो, मिस्टर उदय कोटक का ये है, लीडिंग बैंक्स आर टेकिंग 1 ईयर होलसेल डिपॉजिट्स एट 8%। इसका मतलब एच डी एफ सी हो, लीडिंग बैंक्स आपको पता है, होलसेल डिपॉजिट मतलब सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट या वो रेस कर रहे हैं, या फिर बल्क डिपॉजिट वो ले रहे हैं किसी से, लेट्स से म्यूचुअल फंड है, उसके पास एक्सेसिव कैश पड़ा हुआ है, उसको लगता है कि यार मार्केट अभी बहुत चॉपी है, चॉपी इन द सेंस लेट्स से ओवर वैल्यूड है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो वो पैसा एक्सेस जो है वो कैश उसके पास रहता है। अब वो कैश जब है उसके पास, तो खाली कैश तो नहीं रखेगा, उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट ही करेगा ताकि उसको पैसा मिल जाए। तो वो क्या करेगा, दो तरीके, या तो करंट अकाउंट में रखेगा ताकि वो जब चाहे वहाँ से बाहर निकाल ले, लेकिन उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा म्यूचुअल फंड को, सेम विद द पेंशन फंड्स ऑल्सो बाय द वे, या फिर किसी भी बड़े इन्वेस्टर के पास जिसके पास पैसा है, बिकॉज लिक्विडिटी अभी इतनी ज़्यादा है नहीं सिस्टम में, तो जिसके पास भी पैसा है वो प्रीमियम मांग रहा है। अब वो बैंक के पास जाता है, लेट्स से एच डी एफ सी बैंक के पास, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ, और एच डी एफ सी बैंक कहता है यार एच डी एफ सी बैंक को इस टाइम पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, बिकॉज आगे लोन करने के लिए आपको डिपॉजिट रेज पहले करना पड़ता है। ऐसा नहीं है लोन आपने पहले रेज दे दिया, डिपॉजिट आप उसके लिए बाद में रेज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपका एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो जाता है और बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है, आरबीआई को भी ये अलाउ नहीं, आरबीआई भी को भी ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो जब आपने पहले डिपॉजिट रेस करने हैं, अब म्यूचुअल फंड अगर आपका करंट अकाउंट में सेव कर रहा है, तो वहाँ से तो आप
लॉन्ग टर्म लोन्स नहीं दे सकता है एचडीएफसी बैंक, बिकॉज म्यूचुअल फंड तो कल उस डिपॉजिट को निकाल लेगा। एचडीएफसी क्या करेगा? एचडीएफसी ने तो 3 साल का लोन दे दिया है किसी को, या 10 साल का लोन दे दिया है किसी को, वहाँ से 10 साल तक पैसा आता रहेगा, और डिपॉजिट तो एकदम से बाहर निकाल दी म्यूचुअल फंड ने। तो एसेट लाइबिलिटी का मिसमैच हो जाता है। एसेट मीन्स एसेट बैंक के लिए लोन्स हैं जो उसने 10 साल का दिया है, और लाइबिलिटी उसके लिए डिपॉजिट है जो म्यूचुअल फंड ने उसके पास जमा किया है। तो एसेट और लाइबिलिटी में मिसमैच हो गया, बिकॉज बैंक को लगा कि म्यूचुअल फंड ने करंट अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर रखा है, तो मेरे पास डिपॉजिट ठीक ठाक है। लेट्स से 100 करोड़ की डिपॉजिट है, उन 100 करोड़ के डिपॉजिट को दिमाग में रख के बैंक ने 80 करोड़ के लोन दे दिए। अब क्या किया म्यूचुअल फंड ने? वो 100 करोड़ रुपीज़ बाहर निकाल दिए, लेट्स से 3 महीने बाद। लेकिन जो आपका लोन है वहाँ से जो इंक्रीमेंटल इंटरेस्ट आएगा, ईएमआई आएगा, फिर पूरा लोन वो रीपे करेगा कस्टमर, वो तो 10 साल में करेगा। आपका ज़रूरत बैंक को आज पड़ गई, बिकॉज म्यूचुअल फंड ने तो बाहर निकाल दिया पैसा। तो यहाँ पे एसेट और लाइबिलिटी का मिसमैच हुआ, और ये बैंक्स नहीं करते हैं। तो विच मीन्स कि म्यूचुअल फंड पे अगर पैसा आ भी रहा है, सरप्लस कैश है, तो वो करंट अकाउंट में नहीं डालेगा। करंट और सेविंग्स में क्यों ही डालेगा? वहाँ पे भी कोई रेट अच्छा नहीं है, तो करंट अकाउंट में वो, लेट्स से म्यूचुअल फंड ने डाल भी दिया, तो जो बैंक है एचडीएफसी बैंक है उस पर लॉन्ग टर्म लोन नहीं दे पाएगा। तो इट्स द डिपॉजिट इज़ एट गुड एज नथिंग, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है। अब दूसरा एक सिनेरियो ये है कि म्यूचुअल फंड बोलेगा यार मैं अगर सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा रखता हूँ, इससे अच्छा बैंक को मैं कहता हूँ कि यार 1 साल के लिए मेरा पैसा आप पार्क कर लो, तो टाइम का भी प्रीमियम मिलता है यहाँ पे। बिकॉज अब एचडीएफसी बैंक को पता है कि ये XYZ म्यूचुअल फंड मेरे पास आया है 1 साल का डिपॉजिट देने के लिए, तो 1 साल तक वो प्लान कर सकता है। 1 साल तक एक वो विजिबिलिटी है एचडीएफसी बैंक के पास कि 1 साल तक ये डिपॉजिट कहीं नहीं जा रहे हैं। करंट अकाउंट में वो डिपॉजिट कभी भी निकल सकता है बाहर म्यूचुअल फंड, लेकिन यहाँ पे 1 साल तक अब वो निकाल नहीं सकता है। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, 1 साल का जो ये रेट ले रहे हैं ना, बिकॉज जो मार्च का ये जो क्वार्टर होता है यहाँ पे बहुत हैवी हेक्टिक क्वार्टर होता है और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड बोल रहा है कि यार अगर मेरे को 1 साल के लिए मैं आपको डिपॉजिट पार्क कर रहा हूँ आपके पास, तो मुझे उसका प्रीमियम चाहिए। बिकॉज एक तो लिक्विडिटी नहीं है सिस्टम में, दूसरा वो टाइम प्रीमियम कि एचडीएफसी बैंक के लिए भी अच्छा है कि यार उनको पता है 1 साल के लिए हमको मिल गया अब तो पैसा। तो यहाँ पे वो 7.6% के अराउंड चार्ज कर रहे हैं फॉर 1 ईयर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फिर उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मिलता है म्यूचुअल फंड्स को, और अगेन वो 1 साल बाद बैंक उनको वापस करेगा विद इंटरेस्ट विच इज़ 7.6। इस 7.6 को आप ध्यान रखना, ये अभी मैं आगे अपने आर्ग्यूमेंट में यूज़ करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन में आगे जाके ये यूज़ होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बैंक्स का कॉस्ट बढ़ रहा है, जो यहाँ पे कह रहे हैं ना, लीडिंग बैंक्स आर टेकिंग 1 ईयर होलसेल डिपॉजिट्स एट 8%। अब डिपॉजिट तो ज़रूरी आपको रेस करना ही है आगे लोन देने के लिए। अब यहाँ पे देखो, ट्रांसलेट्स टू लोडेड मार्जिनल डिपॉजिट कॉस्ट ऑफ 9%। मार्जिनल डिपॉजिट मीन्स अब जो बैंक है वो सिर्फ म्यूचुअल फंड के 1 ईयर होलसेल डिपॉजिट पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं एक बैंक के पास। अब उन डिपॉजिट्स को देखो, अब मिस्टर उदय कोटक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1 साल के डिपॉजिट के लिए अराउंड 8% आप दे रहे हैं। अभी तो 7.6 है, बट ठीक है, फॉर द सेक ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट इन्होंने बोला है तो गलत तो नहीं बोला होगा, कोई ना कोई बैंक ऐसा कर रहा होगा। तो 8% पे वो पैसा रेज कर रहे हैं सिर्फ ये बल्क डिपॉजिट से, चाहे म्यूचुअल फंड हो, पेंशन हाउस हो, इंश्योरेंस कंपनीज हो, कुछ भी हो। ठीक है। लेकिन आपका ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जा रहा है, क्यों बढ़ रहा है? उसके पीछे रीजन है। अब देखो, पहला रीज़न क्या है, ट्रांसलेट टू टोटल मार्जिनल डिपॉजिट कॉस्ट ऑफ 9% आफ्टर CRR मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है। CRR अपनी स्क्रीन पे भी आप देख लो, कैश रिजर्व रेशियो मैकेनिज्म। व्हेन CRR रेट इज़ 4%, डिपेंड करता है। 4% अब हुआ है, पिछले 1-2 महीने में ही कट आया, दिसंबर में आई थिंक कट आया था, इसके पहले वाली जो मीटिंग हुई थी उसमें कट आया था CRR का। अब कैश रिजर्व रेशियो पहले 4.5 था, लेकिन हाँ, अभी हम इमेजिन करते हैं 4% है। ठीक है। तो अब कस्टमर है, उसके पास डिपॉजिट्स हैं 100 करोड़ के, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है। 100 करोड़ एज अ डिपॉजिट लेके आया बैंक के पास। लेकिन जो बैंक है, RBI बैंक को कहता है कि कोई भी आपके पास कितना भी डिपॉजिट आ रहा है, आपको कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना है मेरे पास। मींस 100 रुपीज़ अगर आपके पास आ रहे हैं एज अ डिपॉजिट किसी कस्टमर के एंड से, तो अगर यहाँ पे कैश रिजर्व रेशियो 4% का है, तो 4% ऑफ 100 करोड़ इज़ 4 करोड़। तो 4 करोड़ आप डायरेक्टली एज अ कैश मेरे वॉल्ट में जमा करेंगे, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मैं पे करूँगा उसके ऊपर। ये इसीलिए होता है कि एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कल को बैंक में कुछ दिक्कत हो गई तो ये वाले रिजर्व्स RBI यूज़ कर सकता है डिपॉजिटर्स का पैसा पे करने के लिए। तो डायरेक्टली यहाँ पे चार्ज
100 करोड़ डिपॉजिट लेके आया कस्टमर, बैंक्स को सिर्फ यहाँ पे 96 करोड़ मिल रहा है, 4 करोड़ पे वो लॉस कर रहे हैं बिकॉज उनको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। इंटरेस्ट भी मिलता तो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को वो बीट कर पाते, यहाँ पे इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है, सो दे आर नॉट इवन एबल टू बीट इन्फ्लेशन, तो यहाँ पे उनको लॉस ही हो रहा है जो वो कैश रिजर्व रेशियोज जमा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोला इन्होंने, मिस्टर उदय कोटक ने, SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब इसका आप देखो, इसके लिए भी मैंने एक इमेज निकाल के रखा है। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इस टाइम पे 18% है, तो हम वही एज्यूम करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कोई कस्टमर है, 2000 रुपीज़ का वो डिपॉजिट लेके आया एक बैंक के पास, तो इसमें से जो 4% ऑफ जो 2000 है वो तो चला जाएगा CRR में, 18% ऑफ 2000 विच इज़ ₹360 वो चला जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, या कैश में रखना है तो कैश में, या फिर कोई भी ऐसे हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट में कि अगर बैंक को दिक्कत हुई तो, बिकॉज गवर्नमेंट बॉन्ड्स वेरी लिक्विड होते हैं, आप उनको बेच सकते हैं, तो ऐसे जगह आपको रखना है ताकि आप उनको अगर चाहें तो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए बेसिकली ये आप करते हैं कि चाहे तो तुरंत बेच दें। तो 18% आपका लेट्स से 2000 रुपीज़ का डिपॉजिट आया, 4% इसमें से 2000 रुपीज़ में से RBI ने रख लिया जो कि कैश रिजर्व रेशियो था, और SLR 18%, 360 रुपीज़ आपने इस बैंक ने, जिस भी बैंक के पास ये आए, ये RBI नहीं रखता है यहाँ पे। अब ये चीज़ कन्फ्यूज मत हो ना, SLR में इनको बस गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने पड़ते हैं या कहीं भी ऐसे जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है जो एक सेफ एसेट है, और वहाँ से आप तुरंत उसको लिक्विडेट करके रुपए निकाल भी लें अगर ज़रूरत पड़े तो। और यहाँ पे जब कोई हाईली क्वालिफाइड लिक्विड एसेट होता है, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट होता है, तो उसमें आपको इंटरेस्ट उतना नहीं मिलता है, तो उसमें आपको कितना 7% लगा लो, 7% मिल रहा है। तो CRR मीन्स अगर आपके पास 100 रुपीज़ के डिपॉजिट आए, सिंपल समझो, CRR और SLR का मतलब 100 रुपीज़ के अगर आपके पास डिपॉजिट आ रहे हैं बैंक में, तो 4 रुपीज़ तो डायरेक्टली RBI पे जमा कर देगा जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ पे लॉस ही हो रहा है आपको, आप इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर रहे हैं। सेकेंड, 18 रुपीज़ और मीन्स अब 4 तो आपने RBI को दे दिए, बाकी 18 रुपीज़ आप किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे आपको 7% मिल रहा है। मींस आप अपनी बोरोविंग कॉस्ट को, जो आप 8% चार्ज कर रहे हैं कस्टमर्स, 8% जो आप कस्टमर्स को पे कर रहे हैं, जो आपके म्यूचुअल फंड जो भी कोई बल्क डिपॉजिट लेके आ रहा है आपके पास, आप दोनों में अभी तक CRR और SLR दोनों को बीट नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पे आपको लॉस ही हो रहा है। ये डिपॉजिट जो रखने पड़ रहे हैं, अब ये रेगुलेटरी है, ये रखने ही पड़ेंगे इन्हें। इट्स नॉट कि कोई बैंक 16% रखेगा, कोई 10% रखेगा, नहीं, आपको 4% CRR मेंटेन करना है तो करना है, 18% आपको हाई HQLA जिन्हें हम कहते हैं हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में डालने हैं तो डालने हैं, आपको रिटर्न मिले वहाँ से, ढंग का नहीं मिले, डजेंट मैटर, RBI डजेंट केयर अबाउट इट, बट आपको वो चीज़ करनी है। तो 100 में से 22 रुपीज़ तो गए, 18 + 4 रुपीज़, 22 रुपीज़ के डिपॉजिट तो वैसे ही चले गए जहाँ से आपको ऑलमोस्ट लॉस ही हो रहा है। मतलब ठीक है, आप 18% जो SLR है उस पर आप ठीक ठाक कमा लेते हैं 7%, बट स्टिल नॉट एबल टू बीट योर डिपॉजिट कॉस्ट, जो आपका डिपॉजिट कॉस्ट आ रहा है। तो इसमें भी आप स्क्रीन पे भी यही देखा होगा, 2000 का कस्टमर डिपॉजिट लेके आया, बैंक ने सिर्फ 1640 रखा अपने पास आगे लेंड करने के लिए, जो कि मैंने बोला कि डिपॉजिट पहले रेज होता है, लेंडिंग बाद में होती है, लेकिन 360 रुपीज़ उसने कहीं इन्वेस्ट करके रख दिया गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में, जहाँ से वो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट कमा रहा है 7% का। अगर ये 360 रुपीज़ वो लेंड करने के लिए यूज़ कर सकता तो शायद वो 10-12% इस पे कमाता, जो कि वो नॉर्मल चाहे पर्सनल लोन देता तो ज़्यादा कमा लेता, होम लोन देता तो एटलीस्ट 8-9% कमा लेता। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है कि डिपॉजिट का कॉस्ट इज़ ऑलरेडी वेरी हाई। तो दो चीज़ें हमने डिस्कस करी। थर्ड है डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है, इसके लिए भी मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाला था। देखो, कमर्शियल बैंक्स पे अ डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम टू द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो कि खुद एक RBI की सब्सिडियरी है, DICGC, एट अ रेट ऑफ 12 पैसा, जो कि पहले 10 पैसा था, अभी 12 पैसा हो गया है। 12 पैसा पर 100 रुपीज़ ऑफ एसेसेबल डिपॉजिट्स पर एनम, विच इज़ करेंटली कैप्ड एट 15 पैसा। मीन्स अगर आपका 100 रुपीज़ ऑफ एसेसेबल डिपॉजिट्स हैं तो आपको एज एन इंश्योरेंस 12 पैसा उस पर पे करना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है कि, एक सेकेंड, क्या होता है कि जब बैंक के ऊपर रन ऑन आ गया, ओके, और बैंक एडिक्वेटली कैपिटलाइज्ड नहीं है, तो जो DICGC है वो 5 लाख तक इंश्योर करता है अमाउंट किसी भी बोरोवर का। अगर उस पर 10 लाख का डिपॉजिट किया है किसी बोरोवर ने, तो 5 लाख तक का उसको इंश्योरेंस मतलब रिम्बर्स हो जाएगा। अब 5 लाख का तो मतलब गुड लक विद दैट, बट
5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। इसके बारे में आप खुद भी और रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो यहाँ से बताने का ये मतलब है, इसमें दिमाग ज़्यादा मत लगाओ। CRR, SLR एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस ये काइंड ऑफ कॉस्ट ही हो रहा है एज अ बैंक के लिए, बिकॉज ये डिपॉजिट की जो कॉस्ट आ रही है 8%, उसको भी बीट नहीं कर पा रहे हैं, और आपको डिपॉजिट इसमें रखना ही रखना है। ठीक है, तो डिपॉजिट आप देखें कि 100 रुपीज़ का 22 रुपीज़ तो ऐसे ही खर्च हो गया CRR SLR में, और 12 पैसा और एक्स्ट्रा खर्च हो गया डिपॉजिट इंश्योरेंस में। फिर प्रायोरिटी सेक्टर को जब आप लेंड करते हैं, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि ऑलमोस्ट 40% ये लेंड जो करते हैं कमर्शियल बैंक, ये PSL में इनको करना होता है, प्रायोरिटी सेक्टर, चाहे वो एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, MSMEs हो, या फिर पुअर जिनको हम कहते हैं कि लो इनकम हाउस होल्ड हो, तो वहाँ पे इनको लेंड करना पड़ता है। अब वहाँ पे ये बहुत हाई लेंडिंग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ से भी इनका जो लेंडिंग का रेट है, जो लेंडिंग का इंटरेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाता है वहाँ पे ये, ऑब्वियसली, राइट। तो यहाँ पे अभी तक हमने ये देखा कि 8% पे तो ये डिपॉजिट रेज करा जा रहा है। अब मैं HDFC को ही एग्जांपल लेके चलूँगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस मत होना। HDFC 8% पे किसी भी बल्क डिपॉजिट को रेज कर रहा है, मीन्स 8% वो पे कर रहा है बल्क डिपॉजिट के ऊपर। लेकिन CRR में वो 0% इंटरेस्ट कमा रहा है, SLR में वो लेस देन 8% कमा रहा है, डिपॉजिट इंश्योरेंस भी एज अ कॉस्ट उसका है, प्रायोरिटी सेक्टर में भी वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाता है। ठीक है, तो और एक्सक्लूडिंग ओपेक्स, मतलब ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो भी किसी बैंक का है, आपको टेक मेंटेन करना है, ब्रांचेस खोलनी है, पीपल हायर करने हैं, कलेक्शन की कोई आपको टीम हायर करनी है, बहुत चीज़ें होती हैं, आपको एडवर्टीजमेंट करना है, तो ये ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर हो गया। लो कॉस्ट रिटेल डिपॉजिट्स, कासा नॉन होलसेल, मींस हम जैसे लोग, नॉन होलसेल, होलसेल मींस बल्क में कोई आ रहा है पैसा आपके पास, और जो कासा नॉन होलसेल होता है, हम जैसे लोग, मतलब थोड़ा बहुत पैसा है तो चलो बैंक में पड़ा है, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में, विच इज़ कासा। कासा मीन्स CASA मीन्स करंट अकाउंट्स एंड सेविंग्स अकाउंट। लो कॉस्ट रिटेल डिपॉजिट्स शो म्यूटेड ग्रोथ अक्रॉस द सिस्टम, मतलब ये है ही नहीं। और ये तो चीज़ मैं आपसे पिछले बहुत टाइम से डिस्कस कर रहा हूँ, 5-6 महीने हो गए हैं कि डिपॉजिट नहीं ग्रो, उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया है, वो शायद आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि डिपॉजिट बहुत म्यूटेड हैं, ग्रो नहीं हो पा रहे हैं डिपॉजिट। फिर दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही है, मतलब इस वीडियो का मेन जो फोकस पॉइंट है वो यही है, यही आपको समझना है। येट बैंक्स आर इशूइंग होम लोन्स एट 8.5% फ्लोटिंग रेट। अब यहाँ पे दिक्कत आई, दो चीज़ें यहाँ पे आपको समझने वाली हैं। एक तो 8.5% पे, अब पता नहीं किस बैंक का इन्होंने नाम लिया है, ऑब्वियसली वो पर्सनलाइज तो नहीं करेंगे, लेकिन 8.5% पे कोई बैंक इनके हिसाब से बैंक होम लोन दे रहा है, वो भी फ्लोटिंग पे। अब फ्लोटिंग की दिक्कत ये है कि अगर वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से रिलेटेड है, लिंक्ड है, EBLR जिसे हम कहते हैं, एक्सटर्नल बेंचमार्क का जो लेंडिंग रेट होता है, मोस्ट प्रोबेबली वो रेपो ही होता है, ट्रेजरी बिल्स पे तो आप करते नहीं हैं। इसका मतलब क्या है EBLR का, कि आपका यूजुअली होता क्या है, 40-45% जो आपके लोन्स कमर्शियल बैंक देता है ना, तो वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड होते हैं। मींस अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो वो जो ये बैंक्स हैं, इनके वो इंटरेस्ट रेट जो कस्टमर से चार्ज करेंगे ये तुरंत बढ़ा देंगे। ठीक है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है। रेपो रेट कम हो रहा है, अगर 6.5 से 6.25 हुआ, तो वो 0.25 का कट इमीडिएटली ट्रांसफ़र कर देंगे अपने एंड कस्टमर्स को, बिकॉज दे आर लिंक्ड विद EBLR। मतलब ये जो रेपो रेट्स है इनका, एक्सटर्नल बेंचमार्क के यहाँ पे रेपो यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से इनका लिंक्ड है। तो जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ते हैं, तुरंत तुरंत आपका इंटरेस्ट बढ़ता रह, बैंक तुरंत आपका इंटरेस्ट बढ़ा देता है एंड कस्टमर्स पे, और जैसे जैसे रेपो रेट कम होता रहता है तो एंड कस्टमर को फ़ायदा होता है। अब फ्लोटिंग रेट में वही चीज़ है कि आप फ्लोटिंग, मतलब अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, रेपो रेट कम हो रहा है, तो धीरे धीरे ये 8.5 जो चार्ज कर रहे हैं, ये 8.5 चार्ज नहीं करेंगे, ये धीरे धीरे इनको भी, अब अगर 0.25 का कट आता है तो ये 0.25 और कट करेंगे अपने इंटरेस्ट रेट को, 8.25 हो जाएगा, तो ये और रिस्की हो जाता है। अगर फिक्स्ड रेट होता तब भी बात थी, लेकिन ये और रिस्की हो रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, बैंक्स 8% पे डिपॉजिट रेस कर रहे हैं, बल्क डिपॉजिट्स, होम लोन दे रहे हैं, और इनका जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, CRR, SLR, डिपॉजिट इंश्योरेंस और PSL मिला के, वो इवेंचुअली 9% हो जा रहा है। 8% पे तो एक्चुअल डिपॉजिट रेज हो रहे हैं, बट और भी डिपॉजिट हैं जो ढंग से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो ब्लेंडेड अगर मैं सारे डिपॉजिट्स की बात करूं तो वो 9% चला जा रहा है। और कुछ बैंक्स हैं जो 8.5% पे होम लोन दे रहे हैं। तो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ बोरोविंग एक बैंक का 9% हो रहा है, MCLR मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ जो बोरोविंग रेट है, नॉट लेंडिंग, BR जो रेट है आपका, वो
9% का है, होम लोन आप दे रहे हैं 8.5% पे, वो भी फ्लोटिंग। आगे जाके अगर रेपो रेट कम होता है, जो कि होना ही है, तो वो मे बी 8.5 आपका 8% हो जाएगा, तब आप और ज़्यादा नेगेटिव चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, बोरो एट 9% एंड लेंड एट 8.5%, विच इज़ एट 0.5% स्प्रेड, -0.5% मीन्स बैंक एसेंशियली कमा ही नहीं रहा है इसमें, होम लोन्स में। एंड रेपो रेट्स लाइकली टू ड्रॉप, इसका मतलब यही है कि जो मैंने आपको बताया 8.5% फ्लोटिंग रेट, रेपो रेट गिरेगा तो 8.5 और नीचे आएगा, विच इज़ मोर नेगेटिव फॉर द बैंक। जो भी ये बैंक कर रहा है अभी, ऑलरेडी ये नेगेटिव 0.5 स्प्रेड पे है। अगर रेपो रेट अगले 2 मीटिंग में 0.5% से और कम होते हैं तो ये 1% का नेगेटिव स्प्रेड हो जाएगा, विच इज़ ह्यूज। वट अबाउट ओपेक्स एंड क्रेडिट कॉस्ट, ये तो चलो इनका पर्सनल एक इन्होंने स्टेटमेंट लिखा है कि क्या होगा यार ओपेक्स का और क्रेडिट कॉस्ट का क्या होगा। एंड इफ़ द डिपॉजिट टाइटनेस परसिस्ट इट इज़ अ चैलेंज टू द बैंकिंग बिजनेस मॉडल। यही मेरा एक पॉइंट है कि सिर्फ कोजी पिक्चर्स में आपको नहीं जाना है, एक जो सिग्निफिकेंटली चीज़ चल रही है ना बैंकिंग में, उसको आपको देखना है कि डिपॉजिट को तो दिक्कत है। अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि ठीक है, लोगों का पैसा एफडी में ना जाते हुए, फिक्स डिपॉजिट में ना जाते हुए, टाइम डिपॉजिट्स में ना जाते हुए वो म्यूचुअल फंड में जा रहा है, बिकॉज दे वांट एटलीस्ट मतलब 12-15% तो म्यूचुअल फंड यूजुअली आपको दे ही देते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि रादर देन अर्निंग 6-7% on their fixed deposit, why shouldn't we invest in mutual fund that will give at least 12-15% of returns। 12 तो दे ही देगा कोई ना कोई। और म्यूचुअल फंड वो पैसा पार्क इवेंचुअली बैंक पे ही करते हैं, तो बहुत लोगों का ये डाउट होता है कि यार एट द एंड ऑफ द डे सिस्टम में ही तो पैसा आ रहा है, तो डिपॉजिट की दिक्कत क्या है। बट उसका प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी बता दिया। इस आर्ग्यूमेंट में प्रॉब्लम क्या है कि जब म्यूचुअल फंड अगर करंट अकाउंट में पार्क कर रहे हैं, तो करंट अकाउंट में वो कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। और ये चीज़ बैंक को पता होती है, एचडीएफसी है या कोई भी बैंक है, लेट्स से मैंने एग्जांपल उसी का लिया है, तो एचडीएफसी बैंक को तो पता है। अब म्यूचुअल फंड चाहे आपके पास 1000 करोड़ कासा अकाउंट में डाल रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक कभी भी 100% श्योर नहीं होगा ना कि इस 1000 करोड़ के डिपॉजिट को यूज़ करके मैं आगे 800 करोड़ लेंड कर सकता हूँ, बिकॉज 80% ही आप लेंड कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, फिर वो डंडा करने लगते हैं। तो एच डी एफ सी बैंक को पता है, तो वो डिपॉजिट उतना कोई काम का नहीं है। अगर एच डी एफ सी बैंक को पता है कि 1 साल तक ये डिपॉजिट नहीं जाएगा, फिर तो वो लोन आगे अपना एसेट लाइबिलिटी को मैच करा सकता है। और अगर 1 साल के लिए म्यूचुअल फंड पार्क करेंगे तो वो ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं 7.6%, विच इज़ अ प्रॉब्लम। और दूसरी प्रॉब्लम इस टाइम पे क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट है, जो रेपो रेट है, आप ऑन वन हैंड जब आरबीआई से पैसा उठा रहे हैं ओवरनाइट में, 7 डे के 14 डे के ऑपरेशंस में, तो आप 6.25% से उठा रहे हैं, जो कि रेपो रेट है। और आपको ठीक है वो वापस भी करना होता है, दैट इज़ व्हाट रेपो रेट इज़, रेपो फंक्शन इज़। कोई भी बैंक अगर उधार ले रहा है आरबीआई से 6.25% पे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जितने भी डे का वो रेपो ऑप्शन रहेगा, उतने डेट के अंदर आपको वो वापस भी करना होता है आरबीआई को। तो ऑन वन हैंड आप यहाँ से तो 6.25% से उठा रहे हैं, लेकिन जब कोई बैंक मार्केट से उठा रहा है, आरबीआई से उठाएगा रेपो रेट पे 6.25, लेकिन मार्केट से जब कोई उठा रहा है, वही बैंक अगर मार्केट से उठा रहा है जैसे म्यूचुअल फंड से बल्क डिपॉजिट थ्रू सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, तो उसको 7.6 पे करना पड़ रहा है। 8% उदय कोटक जी ने कहा है, लेकिन मैं 7.6 मैंने को और मतलब रिसेंटली कि मुझे ध्यान है कि 7.6% है। तो 7.6% बाहर से उसको पैसा मिल रहा है, तो इतना मिसमैच क्यों है। मीन्स आप तो पैसा ही उठा रहे हैं ना, आप यू आर ओनली बोरोविंग मनी, आरबीआई से 6.25% पे, मार्केट से 7.6, तो आपका तो 100 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा का गैप आ गया दोनों के बीच में। और ये गैप इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में लिक्विडिटी का इशू है, सिस्टम में लिक्विडिटी शॉर्टेज है। इसीलिए जिस म्यूचुअल फंड, जिस पेंशन हाउस, जिस इंश्योरेंस कंपनी के पास पैसा है, वो उसके लिए प्रीमियम चार्ज कर रहा है कि भाई उसे पता है सिस्टम में पैसा नहीं है, एचडीएफसी बैंक को चाहिए, और अगर आपको चाहिए तो मैं 7.6 लूँगा, मेरे को रेपो रेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपने क्या किया, अब आई डोंट नो ये गलत है या सही है, बट ऐसा है, और वो मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम नॉट गिविंग माई ओपिनियन ऑन इट। ऑन वन हैंड आपकी जो लेंडिंग रेट भी है, जो मैंने आपको बताया कि 40-45% वो अपना एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक करके रखते हैं बैंक्स, जो अपनी लेंडिंग होती है, विच मीन्स कि वो आगे जाके जो भी वो लोन दे रहे हैं, अगर रेपो रेट कम हो रहा है तो वो अपना इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हैं कस्टमर से, वो धीरे धीरे उन्हें कम करना है। तो उनका लेंडिंग का जो रेट है दैट इज़ लिंक्ड टू एक्सटर्नल बेंचमार्क विच इज़ रेपो रेट, बट उनका बोरोविंग कहीं से लिंक्ड नहीं है।
मार्केट से वो 7.6% पे उठा रहे हैं, वो तो कहीं लिंक्ड ही नहीं है। अगर लिंक्ड होता तो मार्केट से भी वो 6.25% से उठाते। तो लेंडिंग के साइड तो वो एक्सटर्नल बेंचमार्क से आरबीआई ने बोला हुआ है कि आपको लिंक कराना है, तो वो तो फंसे हुए हैं वहाँ पे। लेकिन बोरोविंग साइड में कोई बेंचमार्क ही नहीं है, तो वहाँ पे उनको डबल वैमी की जिसकी हम बात करते हैं कि बोरोविंग ही बढ़ जा रही है उनकी। अब आई डोंट नो ये गलत है सही है उतना मुझे नहीं पता है, आगे जाके कैसे प्ले आउट होगा वो भी मुझे नहीं पता है। बट इतना यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किसी बैंक का अगर डिपॉजिट फ्रेंचाइजी बहुत स्ट्रांग है, लाइक उसके पास सैलरी अकाउंट के पैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहा है, क्योंकि सैलरी अकाउंट बहुत स्टिकी होता है। किसी कंपनी का अगर सैलरी अकाउंट लेट्स से एचडीएफसी के पास है तो इट्स अनलाइकली कि वो चेंज करेगा। तो ऐसा कोई बैंक आपको दिख रहा है अगर, जो अपनी डिपॉजिट फ्रेंचाइजी बहुत स्मार्टली ग्रो कर रहा है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ बोरोविंग उसकी नहीं हो पा रही है, तो वहाँ से आपको वो बैंक के ऊपर नज़र रखनी है। बिकॉज ऐसा तो हो नहीं सकता कि बैंक्स यहाँ से इंपॉर्टेंट ना रहें। बिकॉज अगेन पैसा कौन क्रिएट करता है, कमिंग बैक टू माई ओरिजिनल पॉइंट, या तो कमर्शियल बैंक क्रिएट करेगा पैसा या आरबीआई क्रिएट करेगा। आरबीआई कैसे क्रिएट करता है, दैट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। M0 M1 M2 M3 ये उनके मनी के लेवल्स होते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ मनी। तो अगेन उसमें अब इस वाली वीडियो में नहीं जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम पे दो नैरेटिव चल रहे हैं जो मैंने आपको बताया। ऑन वन हैंड लिक्विडिटी बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट की जा रही है, तो सारे लोग ओवरवेट हो रहे हैं बैंक में। दूसरा, डिपॉजिट कॉस्ट बहुत बढ़ रहा है, तो निम्स में कंप्रेशन यहाँ से आएगा, बिकॉज अगेन आपका स्प्रेड कम होगा ना। और एक व्यूअर ने क्वेश्चन भी पूछा था कि यार होम लोन तो सिर्फ एक सेगमेंट है लोन का, तो क्या हो गया अगर होम लोन में ये नेगेटिव जा रहे हैं, स्प्रेड इनका नेगेटिव आ रहा है। और भी लोन्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं, व्हीकल लोन्स हैं, गोल्ड लोन है एंड ऑल दैट, हाउसिंग के इम्प्रूवमेंट के लोन हैं जिससे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। बट यू आर मिसिंग अ पॉइंट। पॉइंट ये है कि बैंक्स के निम्स में कंप्रेशन आएगा। चाहे अगर होम लोन आपका स्प्रेड नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है, आप होम लोन देना बंद कर दें, ठीक है, मान लिया हाइपोथेटिकली, वो भी ठीक है। लेकिन जो आप 12% पे अगर आप किसी को आपने कार लोन दिया था लेट्स सपोज, तो वो 12% पे लेट्स सपोज आप पहले 2% का स्प्रेड कमा रहे थे, लेकिन अब आप 2% का स्प्रेड नहीं कमाएंगे, बिकॉज डिपॉजिट कॉस्ट तो आपके हर लोन के लिए बढ़ गया है ना। तो जो भी लोन में आप जितना भी स्प्रेड कमा रहे थे, अब उतना स्प्रेड नहीं कमा पाएंगे। सो वो एक मतलब आई अंडरस्टैंड कि वो क्वेश्चन क्यों पूछा, आता है, जेन्युइन डाउट है, बट आपको थोड़ा सा ना बहुत सेकंड लेवल थर्ड लेवल में जाके चीज़ों को देखना पड़ता है। इतना सिंपल नहीं होता है, मतलब इतना सिंपल होता तो मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ये हैं चीज़ें। अगेन फोकस कहाँ पे रहेगा, किस बैंक का बोरोविंग कॉस्ट कम है, किस बैंक की डिपॉजिट फ्रेंचाइजी बहुत स्ट्रांग है। आने वाले दिनों में मैं खुद ऐसे बैंक्स को पढ़ने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि जिनका डिपॉजिट अच्छा है और एसेट क्वालिटी अच्छी है और लोन ग्रोथ यहाँ से लिक्विडिटी जैसे ही आएगी तो ये कर सकते हैं। तो दोज विल बी द बैंक्स दैट विल हैव द मैक्सिमम चांसेस ऑफ सस्टेनिंग दिस निम्स का कंप्रेशन। बिकॉज निम्स कंप्रेशन अभी मैं जो CNBC पे 3-4 दिनेश खारा जी हैं जो पुराने SBI में थे जो पहले, और मुंद्रा जी हैं जो डिप्टी गवर्नर थे, और एक श्रीनिवासन जी की मैं बात सुन रहा था, तो उसमें भी उन्होंने यही चीज़ बताई कि शायद उनके भी हिसाब से कि जो हाई निम्स का एरा था बैंक्स के लिए वो शायद अब उतना अच्छा नहीं है, और यहाँ से निम्स में कंप्रेशन आएगा, और ये लॉन्ग टर्म के लिए यही कंप्रेशन रहने वाला है अनटिल और अनलेस कोई रेगुलेटरी चेंज होता है या फिर बैंक्स बहुत एजाइल होते हैं, लोन्स इशू करते हैं और उन लोन्स को बेच देते हैं आगे जाके। बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो भी मैं कभी और आगे डिस्कस कर लूँगा। अभी के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुका है। तो अगेन एज आई सेड, अगर आप बैंक्स में इन्वेस्टेड हैं तो आंखें बंद मत रखो, आंखें खोल लो, और ये थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करो कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, आरबीआई क्या कह रहा है, और पूरे बैंकिंग सिस्टम में क्या चल रहा है इस टाइम पे। तो ठीक है, विल सी, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।